स्वागत है। आज मैं आपको जो प्राचीन कवि करवाने जा रही हूँ उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो उनके 4 छंद दिए गए हैं बेटा, वो 12 मासा से लिए गए हैं। पहले हम जान लें कि मलिक मोहम्मद जैसी कौन है। मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति काल है, हिंदी साहित्य के इतिहास को हम जो 4 भागों में बांटते हैं, आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। सगुण मैंने आपको बताया था कि सगुण जहाँ ईश्वर के साकार रूप की पूजा करते हैं, बाद में इसको भी 2 भागों में बांट रखा है, राम भक्ति शाखा और फिर शिव भक्ति शाखा। जो निर्गुण है, जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनको भी बाद में 2 भागों में बांट रखा है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं, ये प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो है इनकी रचना पद्मावत। पद्मावत एक आध्यात्मिक प्रेम गाथा है और उन्होंने प्रेम तत्व के व्यापक रूप को सरलता पूर्वक चित्रित करने में सफलता पाई है। बेटा जो पद्मावत है वो प्रेमाख्यान परंपरा का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य माना जाता है और भारतीय लोक कथा पर आधारित इस प्रबंध काव्य में सिंघल देश की राजकुमारी पद्मिनी, पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रत्न सेन के प्रेम की कथा है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें 12 मासा के अंतर्गत 4 छंद दिए गए हैं बेटा। ये जो बुक है पद्मावत, इसमें बहुत सारे खंड हैं। उनमें से जो एक खंड का नाम है वो है नागमती वियोग खंड। जब राजा रत्न सेन पद्मिनी को पाने के लिए नागमती को छोड़कर चले जाते हैं तो नागमती का जो वियोग है वो उभरकर सामने आता है। नागमती जो कि एक रानी है, लेकिन जो उसका वियोग है वो एक आम औरत के जैसा महसूस होता है। और इसी नागमती वियोग खंड के 12 मासा से आपके बुक में 4 जो छंद लिए गए हैं, जिसकी आज हम व्याख्या करेंगे बेटा। जो ये लिखा हुआ है 12 मासा, 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने। 12 महीनों में नागमती के वियोग को दर्शाया गया है कि प्रत्येक महीने में उसका विरह किस तरीके से बढ़ जाता है। ये जो 12 महीने हैं बेटा, आपने सुना होगा हमारा जो हिंदी का महीना है वो चैत्र, यानी जिसे हम चैत कहते हैं, वहां से शुरू होता है। तो जो चैत्र का महीना होता है वो मार्च का होता है। उसके बाद बैसाख, अप्रैल का महीना, ज्येष्ठ जिसे हम जेठ का महीना कहते हैं वो मई में, आषाढ़, जून, श्रावण जिसे हम सावन कहते हैं वो जुलाई, भाद्र पक्ष यानी कि भादो वो अगस्त में, अश्विन जिसे हम क्वार कहते हैं वो सितंबर में, और कार्तिक का महीना जो अक्टूबर में है। आपकी बुक में जो 4 छंद है उसमें 4 महीनों के में नागमती के वियोग को दर्शाया गया है। पहला है जो मार्गशीर्ष जिसे हम अगहन का महीना कहते हैं, उसके बाद पौष जिसे जो दिसंबर का महीना है, माघ जनवरी का, और फागुन फरवरी का। अभी 4 महीनों में नागमती उस महीनों में उसका विरह किस तरीके से बढ़ रहा है, या वो महीने उसके विरह को किस प्रकार से बढ़ाते हैं। जैसे जो अगहन का महीना बेटा वो नवंबर का महीना होता है। आप देखते हो जैसे नवंबर में क्या होता है कि दिन छोटे होते जाते हैं और रातें लंबी होती चली जाती हैं। पौष का महीना जब आप देखते हो कि जो ठंड है वो शुरू हो जाती है, ठीक है, बहुत अधिक ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। और मार्च जनवरी के महीने में पाला पड़ना शुरू हो जाता है। और फागुन के महीने में हम देखते हैं कि उस समय होली का टाइम आ जाता है, तो जगह जगह होली लकड़ियां जलाई जाती हैं और वो किस तरह से नागमती के विरह को बढ़ाती है। तो अब हम अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे कि अगहन, पोष, माघ और फागुन, ये जो 4 आपके बुक में छंद दिए गए हैं, इन महीनों में नागमती का वियोग किस प्रकार से बढ़ रहा है। आज हम अपने इन्हीं 4 जो आपकी बुक में निर्धारित है, इन्हीं 4 छंदों की हम सप्रसंग व्याख्या करने जाएंगे। अब देखिए बेटा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं कि जो पहला छंद दिया गया है वो है अगहन देवस घटा निसी बाड़ी, दूभर दुख सो जाई किमी काढ़ी। ठीक है, आप देखते हो जब सप्रसंग व्याख्या करने को आती है तो इस तरीके से पंक्तियां दी हुई होती हैं और लिखा होता है सप्रसंग व्याख्या करें। तो हम सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले बेटा प्रसंग लिखते हैं। तो आप प्रसंग में लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्तियां भक्ति
काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। इसे 12 मासा शीर्षक के अंतर्गत संकलित किया गया है। इसमें कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। उसका पति राजा रत्नसेन उसे छोड़कर पद्मिनी की खोज में चला जाता है और नागमती उसके विरह में तड़पती रहती है। यहाँ अगहन मास में नायिका की दशा का वर्णन किया गया है। तो बेटा प्रसंग में आपने कविता का नाम भी लिख दिया, कवि का नाम भी लिख दिया और आपने संदर्भ में बता दिया कि पंक्तियां किस संदर्भ में कही गई हैं। चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। ये अगहन का महीना है, मैंने आपको बताया था, जो नवंबर का महीना होता है। अब देखिए अगहन जो महीना है हमारा, जो नवंबर में स्टार्ट होता है, देवस। देवस का मतलब होता है दिन और निशी का मतलब होता है रात, दूभर का मतलब होता है कठिन। तो अब इसकी हम व्याख्या करेंगे बेटा। ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अब इसकी देखिए व्याख्या किस तरीके से कर रहे हैं। अगहन का महीना लग गया है। इस महीने में देवस माने दिन छोटे और निशी माने रातें बड़ी होने लगती हैं और नागमती को इस महीने में विरह का जो दुख है उसके लिए वो झेलना क्या है, बहुत ही कठिन हो गया है। दूसरी पंक्ति देखिए बेटा। अब धनी देवस विरह व राती जरे विरह जो दीपक बाती। अब क्योंकि नागमती विरह में है तो इसलिए उसको देवस माने दिन भी, वो कह रही है कि नागमती की छोटे दिन भी विरह के कारण अब उसको बड़े लगने लगते हैं, अर्थात उसे दिन भी रात के समान लंबे लग रहे हैं। जरे विरह जो दीपक बाती। अब वो ये कह रही है कि वो विरह में ऐसे जल रही है जैसे दीपक की बाती तिल तिल कर जलती है। तीसरी लाइन देखिए बेटा। कापा हिया जनावा सियु तोपे जाई होई संग पियु। हिया का मतलब होता है बेटा हृदय, ठीक है, और सियु का जनावा का मतलब होता है कि प्रतीत हो रहा है और सियु का मतलब होता है कि ठंड। वो कह रही है कि शीत का प्रभाव, ठंड का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है और उसकी भयंकरता को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है, क्योंकि मेरे संग मेरे प्रिय नहीं है, मेरे पति मेरे साथ नहीं है। इतनी भयंकर ठंड तभी दूर हो सकती है जब प्रियतम पास हो। अब चौथी लाइन देखिए बेटा। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग ले गा नाहू। चीर का मतलब होता है बेटा वस्त्र, ठीक है, और नाहू का मतलब होता है नाग। वो कह रही है कि इस ऋतु में क्योंकि उनके पति उनके साथ हैं इसलिए घर घर में स्त्रियों ने रंग बिरंगे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेरा सारा रंग रूप तो मेरे पति साथ में ले गए हैं, अर्थात मैं उनके बिना कैसे श्रृंगार कर सकती हूँ। नेक्स्ट पंक्ति देखिए बेटा। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई अभू फिरे फिरे रंग सोई। बहुरा का मतलब होता है लौटकर और बिछोई का मतलब होता है बिछुड़ना। वो कह रही है कि प्रियतम तो जब से बिछड़कर गए हैं, जब से मुझे छोड़कर गए हैं, उन्होंने पलटकर भी इधर नहीं देखा है। अभी भी उनकी कोई खबर नहीं है कि वे कहाँ पर फिर रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए। सियरी अगिनी बिरहिनी हिय जारा सुलगी सुलगी दबदे भे छारा। सियरी का मतलब होता है बेटा शीतल और दबदे का मतलब होता है जलना, ठीक है। अब इसमें क्या कह रही है कि वो इस ठंड से बचने के लिए जगह जगह अग्नि जलाई जा रही है, पर मुझ जैसी विरहनियों के यह अग्नि मुझ जैसी विरहनियों के हृदय को जला रही है, अर्थात ये अग्नि सुलग सुलग कर मेरे शरीर को जलाए डाल रही है और उसे राख किए जा रही है। अगली पंक्ति देखिए। यह दुख दगध न जाने कंतु जोबन जरम करे भस्मंतु। कंतु का मतलब होता है पति और भस्मंतु का मतलब होता है भस्म करना। वो कह रही है कि नागमती कह रही है कि मेरे प्रियतम मेरे इस विरह के दुख को नहीं जानते, यदि जानते तो आकर मेरी खबर अवश्य लेते और विरह की अग्नि मेरे यौवन को जलाकर भस्म किए दे रही है। नीचे दोहा है। प्रिय सो कहियो संदेशरा ए भवरा ए काग
सो धनी बिरहे जरी गई तोहिक धुआं हम लाग। अब वो क्या कह रही है, इस दोहे में नागमती भंवरे और काग को यानी कौवे को संबोधित करते हुए कहती है कि हे काग, हे भंवरे, तुम जाकर मेरे पति को यह संदेश दे दो कि तुम्हारी पत्नी नागमती तुम्हारे विरह की अग्नि में जलकर भस्म हो गई है और उसके जलने से उत्पन्न धुआं हमारे शरीर पर लग गया है, जिससे हमारा शरीर भी काला हो गया है। तो बेटा ये इस छंद की मैंने व्याख्या की थी। उसके बाद सप्रसंग व्याख्या में जब हम प्रसंग कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, तो फिर नीचे हम काव्य सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप लिखोगे कि नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि अगहन शीत में, अगहन के महीने में वियोगिनी के हृदय में आग जलाना जान पड़ता है, यानी अगहन का जो महीना है वो उस नागमती के हृदय में को जला रहा है। अब उसके बाद इसकी भाषा तो अवधि है बेटा, छंद चौपाई दोहा है, रस है वियोग श्रृंगार रस। अब अलंकार छांटिए आप देखिए, जैसे कि दूभर दुख, पहली पंक्ति में लिखा है ना दूभर दुख, ठीक है। पहली पंक्ति में है किमी काढ़ी, यानी जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर बेटा अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इस छंद में से अनुप्रास अलंकार को छांट सकते हो, ठीक है। उसके बाद है इसमें फिरी फिरे, फिरे फिरे सुलगी सुलगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द बार बार रिपीट हो गया है तो उसे हम वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसके बाद दूसरी पंक्ति में देखो जरे बिरह जयो दीपक बाती, यहाँ पर बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस तरीके से हमने पहले छंद की सप्रसंग व्याख्या की है। अब आप अपनी स्क्रीन पर दूसरा छंद देखिए। अब देखिए बेटे स्क्रीन पर दूसरा छंद है। अब उसमें पूस के महीने का वर्णन किया गया है। पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशी तापा। अब इस पहली पंक्ति में सूरज का मतलब होता है बेटा सूरज, लंक का मतलब होता है लंका यानी कि दक्षिण दिशा, ठीक है। दिशी का मतलब होता है दिशा। अब देखिए सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे, प्रसंग में वही चीजें लिखनी है जो मैंने आपको पहले उसमें बताई थी, बस यहाँ पर आप लिख देना कि पूस मास में ठंड के बढ़ने के साथ वियोगिनी नागमती की विरह व्यथा भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद वही लिखना है आपको जो पहले मैंने आपको बताया था कि पहले लिखना है कि ये पंक्तियां हैं वो प्रेम मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि जयसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोगखंड से अवतरित है। फिर आप संदर्भ में ये बता देंगे। उसके बाद व्याख्या देखिए पहली लाइन की, पूस के महीने में इतनी सर्दी पड़ती है कि शरीर थर थर तन कांपा, यानी जो हमारा शरीर है वो थर थर कांपने लगता है। सूरज भी ठंडा प्रतीत होता है, लगता है कि वह दक्षिण दिशा की ओर चला गया है, वह वहां जाकर स्वयं को तपा रहा है, यानी ठंड इतनी बढ़ गई है कि सूरज भी दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। दूसरी पंक्ति देखो, बिरह बाढ़ी पा दारुण सियु, कपी कपी मरो लेही हरी जीव। अब दारुण का मतलब होता है बेटा कठिन। अब कह रही नागमती की विरह के कारण इस शीत को झेलना और भी कठिन हो गया है, मैं इस शीत में इस ठंड में कांप कांप कर मरी जा रही हूँ। तीसरी पंक्ति देखिए, कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। कंत का मतलब होता है बेटा पति और पंथ का मतलब होता है रास्ता। अब नागमती कह रही कि हे मेरे प्रियतम तुम कहाँ हो, तुम आकर मेरे हृदय से लग जाओ, मुझे तुम तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ठीक है। चौथी पंक्ति देखो, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहू सेज हिवंचल बूढ़ी। अब सोर का मतलब होता है बेटा रजाई, ठीक है। सुपेती का मतलब होता है बेटा हल्की, और जूड़ी का मतलब होता है ठंडी, सेज होता है बिस्तर, और हिवंचल का मतलब होता है कि जो हिमालय का पहाड़ है, और बूढ़ी माने डूबी हुई। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ है कि ठंड बहुत अधिक बढ़ गई है, तो ठंड ने अब विकट रूप धारण कर लिया है, और वो कह रही है कि उसकी जो सोर है रजाई है वो भी उसे हल्की लगती है, यानी इससे उसकी सर्दी नहीं रुकती, और बिस्तर भी इतना ठंडा है लगता है जैसे हिमालय की बर्फ में डूबा हुआ हो। अगली पंक्ति देखिए, चकई निसी बिछुड़े दिन मिला, हो निसी पासर बिरह कोकिला। चकी होता है बेटा जो पक्षी होते हैं चकवा और चकई,
ठीक है। और निशी माने रात, दिन जो दिन का समय होता है, और निशी बासर होता है रात दिन। अब वो ये कह रही है कि चकवी रात के समय अपने प्रियतम से अलग हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि उनको श्राप मिला हुआ है कि वो रात को अलग हो जाते हैं, लेकिन प्रातः काल होते ही उनका मिलन हो जाता है। पर नागमती कह रही है कि मेरी दशा कैसी है कि मैं तो दिन रात कोयल की भांति प्यू प्यू पुकारती रहती हूँ। कोकिला का मतलब होता है बेटा कोयल। अगली पंक्ति देखिए, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पंछी। अब वो कह रही है कि रात के समय मेरे साथ कोई सखी भी नहीं होती है, दिन में तो चलो सखी होती है, उसका टाइम पास हो जाता है, लेकिन रात में तो मेरे साथ कोई सखी भी नहीं रहती है। भला मैं अकेली रहकर बिछुड़े पक्षी की भांति कैसे जीवित रहूं। अगली पंक्ति देखिए, बिरह सहचान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छांडा। अब सहचान का मतलब होता है बेटा बाज, जो बाज पक्षी है, और चांडा का मतलब होता है प्रचंड। तो कह रही है कि विरह रूपी बाज, वो अपनी विरह की जो विरह है उसकी बाज से उसकी तुलना कर रही है कि विरह रूपी बाज यह मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए, ना जाने कब से मुझे देख रहा है, यह जीते जी मुझे खा रहा है और मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अब नीचे दोहा है, रक्त ढरा मासू गरा, हाड़ बहे सब संक, धनी सारस होई रही, मुई आई समेटे हूँ पंख। अब रक्त का मतलब होता है बेटा रक्त, और गरा का मतलब होता है गल गया। नीचे की पंक्ति में धनी का मतलब होता है पत्नी, और ररी का मतलब होता है रट रट कर। यानी कि इस दोहे में नागमती कहती है कि इस विरह के कारण मेरा सारा रक्त आंसुओं की राह बह गया है, शरीर का मांस गल गया है, हड्डियां शंख के समान दिखाई दे रही है, मैं सारस की जोड़ी की भांति प्रियतम का नाम रटते रटते मर गई हूँ। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि इस मरना अवस्था में तुम आकर मेरे पंखों को समेट लो। तो हमने पहले प्रसंग किया, व्याख्या की, अब हम काव्य सौंदर्य करते हैं। तो वही लिखेंगे आप सबसे पहले इसका भाव कि नागमती की विरह वेदना का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर देख रहे हैं आप, उसका वर्णन हुआ है। उसके बाद भाषा अवधि है, छंद चौपाई दोहा है, रस वियोग श्रृंगार रस है। उसके बाद हम अलंकार छाटेंगे बेटा, विरह बाड़ी कंत कहाँ सोर सुपेती, यहाँ पर सब जगह अनुप्रास अलंकार है। कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और विरह सहचान यानी कि विरह रूपी बाज में रूपक अलंकार है। और चकवी और कोयल के जो उदाहरण है वो बिल्कुल सटीक बन पड़े हैं। तो इस प्रकार आपने इस छंद की सप्रसंग व्याख्या की। धन्यवाद।